हेलो दोस्तों, हाउस इट गोइंग, क्या हाल चाल। आई होप यू आर डूइंग गुड एंड आई वेलकम यू बैक टू जे एंड फर्स्ट, द अल्टीमेट प्लेटफॉर्म फॉर जे एंड नीट एस्पिरेंट्स जिनको अपनी फिजिक्स अच्छी करनी है। तो यार अब ये वाला जो लेक्चर है ना, इसमें हम क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करेंगे। मतलब थ्योरी भी होगी थोड़े बहुत, मतलब दो कंसेप्ट्स भी है इसमें, लेकिन क्वेश्चंस पे ज्यादा एम्फोसिस होगा। ओके, अब आप बोलोगे कि भैया ये जो पार्ट है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पिछले लेक्चर में भी हो चुका है। अरे हो चुका है, लेकिन आपको भूल गए होंगे आप में से कुछ लोग, तो उनके लिए एक रिवीजन हो जाएगा ये। ठीक है, मतलब एक बेसिक, आप मैं बस पूरा डिटेल में नहीं बताऊंगा कि ये कहां से आया, लेकिन इस फॉर्मूले को यूज करेंगे हम आगे के क्वेश्चंस सॉल्व करने के लिए। तो इसे हम क्या करेंगे बताइए? रट्टा मारेंगे, के बी करेंगे। समझ आ गया? हैशटैग के बी का क्या मतलब है? काम की बात, राइट? तो याद रखना है, ये फॉर्मूला काम आता रहेगा। ओके, एंड मैंने ये भी बताया था आपको, ये वाली चीज भी बताई थी। अगर सपोज एफ एक्स इज इन द फॉर्म ऑफ एक्स वाई जेड, एज इन अगर यहाँ पे एफ एक्स के जगह पे मतलब लाइक वाई डी एक्स का टर्म आ जाए या जेड डी एक्स का टर्म आ जाए, तो आप बौखलाना नहीं, आपने बौखलाना नहीं है, आपने घबराना नहीं है। आपने y को इन द फॉर्म ऑफ x निकालना है या z को इन द फॉर्म ऑफ x निकाल के इसे सॉल्व करना है। सिमिलरली fy में अगर z और x का अगर कोई टर्म आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपने x को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना है, z को इन टर्म्स ऑफ y कन्वर्ट करना है और fy को लिख के आपको इंटीग्रेट करना है, हो जाएगा। एंड सिमिलरली फॉर fz। ठीक है, मैंने बताया था पिछले लेक्चर में, तो अब हम उसको अप्लाई करेंगे और समझेंगे कि कितना आसान होता है। ये देखने में डरावना है, लेकिन सॉल्व करने में तो काफी आसान है मेरे भाई। तो लग जाओ। पहला क्वेश्चन, फोर्स F वेक्टर इज इक्वल टू y स्क्वायर i कैप प्लस x j कैप एक्ट्स ऑन अ पार्टिकल मूविंग अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू 2x। फाइंड द वर्क डन बाय द फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0,0 टू 2,4। ठीक है, सबसे पहले एक बात बताइए मुझे, ये क्या है? फोर्स को लिख दीजिए सबसे पहले एफ एक्स आई कैप और एफ वाई जे कैप के फॉर्म में, राइट? अरे ये गलती से यहाँ पे मैंने इसके ऊपर ये लगा दिया, नो, यहाँ पे ऊपर वेक्टर का सिंबल लगाना गलत है, बिकॉज एफ एक्स इज आई कंपोनेंट एंड एफ वाई इज जे कंपोनेंट ऑफ द फोर्स। ओके, अब आप बताइए मुझे, वर्क डन निकालने के लिए हमने क्या बोला था यार? फॉर्मूला हमने बोला था वर्क डन निकालना है तो इंटीग्रल एफ एक्स डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डी वाई प्लस इंटीग्रल एफ जेड डी जेड, राइट? अब आप बताइए मुझे, ये एफ एक्स क्या है? यहाँ पे हम देख सकते हैं ये किस फॉर्म में है, एफ इज एफ एक्स आई कैप प्लस एफ आई जे कैप। आप देख सकते हैं, आपको अपनी आंखों पे भरोसा है ना भरोसा, राइट? तो एफ एक्स आ चुका है वाई स्क्वायर, एफ वाई आ चुका है एक्स, और चलो एफ जेड भी लिख देते हैं, जीरो के कैप लिख सकते हैं ना। एफ जेड जीरो है, इस वजह से के कैप का टर्म यहाँ पे लिखा नहीं है, कोई बात नहीं, तो लिख दो यहाँ पे, इसको थोड़ा अच्छे से लिख डालो यहाँ पे। हाँ, एफ एक्स क्या है? एफ एक्स इज वाई स्क्वायर, तो ये हो गया इंटीग्रल वाई स्क्वायर डी वाई, सॉरी वाई स्क्वायर डी एक्स। देखिए मेरी तरह कंफ्यूज ना होना सनम, एफ एक्स इज वाई स्क्वायर, डी एक्स तो डी एक्स ही रहेगा। ओके, प्लस इंटीग्रल एफ वाई क्या है? एफ वाई इज एक्स, तो ये एक्स डी वाई प्लस ये तो जीरो डी एक्स ही डी जेड ही है यार, कोई दिक्कत नहीं। अब ये जीरो डी जेड, ये तो पूरा जीरो ही है, तो इसका तो यार हटा दो, ये तो कट गया है, ये जीरो है। बस आपको इसे और इसे सॉल्व करना है। अब बोलो कि भैया अब हम यहाँ पे फंस चुके हैं, हमें नहीं पता इसके आगे क्या करना है। अरे बहुत आसान है मेरे भाई, ये जो आपको इक्वेशन दे रखी है, ये क्या ऐसे ही दे रखी है सजावट के लिए? नहीं, इसे यूज करना है हमें। इसे यूज करोगे तो आपको सब कुछ अच्छे से दिखने लग जाएगा। कैसे यूज करना है भैया, दिखाते हैं आपको। y इज इक्वल टू 2x है, ठीक है? आपको क्या करना है, यहाँ पे y को इन टर्म्स ऑफ x लिखना है, तो y इज इक्वल टू 2x यहाँ पे डाल दीजिए और आपका फंडा सॉल्व बहुत आराम से हो जाएगा। अब देख लीजिए, y इज इक्वल टू 2x है, दैट मीन्स y स्क्वायर लिख दीजिए 2x होल स्क्वायर dx, ये हो गया, प्लस अब x dy। भैया अब हमें क्या करना है? dy को dx के फॉर्म में करना है क्या? वो भी कर सकते हो, नॉट अ प्रॉब्लम, डेफिनेटली नॉट अ प्रॉब्लम। लेकिन उससे भी बेहतर एक आसान सी चीज क्या है, आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस कर दीजिए, कर सकते हैं ना। अब y इज इक्वल टू 2x है,
तो x इज इक्वल टू y बाई 2 हो जाएगा। तो यहां पे आप लिख दीजिए y बाई 2 dy। हाँ, अरे अब तो आसान है मेरे भाई। ये बाय द वे 2 है ये, ठीक है, वरना आप बोलोगे y बाय z कहां से आ गया। होता है यार, कुछ बच्चे बहुत कंफ्यूज होता है, बट कोई बात नहीं, हम कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश ही नहीं रखेंगे, कोई स्कोप ही नहीं छोड़ेगी कंफ्यूजन का। समझ आ गया? ओके भैया, अब यहाँ पे लिमिट्स क्या लगाएंगे हम, हमें नहीं समझ आ रहा। देखिए, वर्क डन बाय द फोर्स एज द पार्टिकल मूव्स फ्रॉम 0,0 टू 2,4, मतलब x कहां से कहां वैरी कर रहा है, x इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू 2। सो मतलब x की लिमिट है फ्रॉम 0 टू 2 एंड y कहां से कहां जा रहा है, y इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू 4। सो दैट मीन्स y इज वैरिंग फ्रॉम 0 टू 4। आहा, अब यहां पे क्या हो गया, फिजिक्स खत्म, मैथ्स शुरू कर दीजिए। मैथ्स से सॉल्व हो जाएगा क्या आपसे? अरे हो जाएगा, कर लेते हैं, कोई बात नहीं, ठीक है। अब ये क्या है, 4x² dx है, तो ये 4 को बाहर ही निकाल रहा है, 4 इंटीग्रल x² dx। इसके लिमिट्स क्या है, 0 से 2, यही यहाँ पे लिख रहा हूं मैं, ओके। प्लस अब ये है y बाई 2 dy, तो ये 1/2 बाहर निकाल लो यार, 1/2 इंटीग्रल y dy। इसके लिमिट्स क्या है, 0 टू 4। अरे क्या हो गया, हाँ 0 टू 4, राइट। एक सरहद बनाना जरूरी है, यहाँ पे सरहद बना लेते हैं। कौन से कलर से बनाए सरहद, चलो ये कलरफुल रंग से सरहद बना लेते हैं, ओके राइट। आपने टाइम ट्रैवल मूवीज देखी है क्या? ऐसे काफी बार जब टाइम ट्रैवल करता है, जब वर्म होल में कोई स्पेसशिप गुजरता है, तो इसी टाइप के रंग दिखते हैं। आपने अगर थॉर रैग्नारॉक देखिए तो उसमें भी ऐसे टाइप का वर्म होल दिखाया उन्होंने, इसलिए तो मैंने ये जो है ना एक बाउंड्री बनाने के लिए मैंने ये वाला रंग ले लिया, मतलब दिस इज अ डिफरेंट डायमेंशन। अब यहाँ पे जाके हम दूसरे डायमेंशन में जा रहे हैं ऐसे दिखाने के लिए। ओके चलो, अब यहाँ से यहाँ पे आ जाइए, आप इसको सॉल्व कर दीजिए। w इज इक्वल टू क्या है, ये 4 इंटीग्रल x² dx 0 से 2, ठीक है। तो ये हो जाएगा 4x³ बाई 3, x वैरिंग फ्रॉम 0 टू 2। अरे क्या हो गया, अरे क्या हो रहा है मेरे भाई, ठीक है सही है। हाँ, x² dx को इंटीग्रेट करके x³ बाई 3 लिख दिया, लिमिट्स वैरिंग फ्रॉम 0 टू 2। प्लस ये भी करना है हमें, तो ये भी कर दो, प्लस 1/2 y² बाई 2, 0 से 4। परफेक्ट, वेरी वेरी परफेक्ट। सॉल्व कर दो इसे अब। तो क्या हो रहा है यार, ये 4 टाइम्स 2³ बाई 3, परफेक्ट। अब ये -0³/3 लिखना जरूरी है नहीं यार, यहाँ पे -0³/3 क्या ही लिखना, छोड़ो। प्लस 1/2 4² बाई 2, परफेक्ट। अरे अब तो आसान है मेरे भाई, आसान है या नहीं है? आई होप आसान है यार। ओके ये क्या है, 8 2³ 8 4 32 32/3 प्लस ये क्या है 16/4, तो ये है 4 32/3 प्लस 4। तो इसको अगर कॉमन ले लेता है नीचे 3, तो क्या हो जाएगा 32 प्लस 12/3, 32 प्लस 12 क्या है 44/3 जूल। एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। जैसे हम यहाँ पे देख भी सकते हैं, आसान, मुश्किल कुछ भी नहीं है, काफी आसान सा होता है यार। ये एक बार आपको ना ये याद रह गया, ये चीज अगर आपको याद रह गई, तो इसके क्वेश्चंस ज्यादा मुश्किल नहीं होते। ओके बढ़े आगे, बढ़ते हैं आगे। Under the action of a force, a 2 kg body moves such that its position x as a function of time is given by x is equal to t³/3, where x is in meter and t is in seconds. ऐसा यूनिट में सब कुछ है। The work done by the force in the first 2 seconds is what? कैसे करेंगे भैया, अब तो हमें समझ नहीं आ रहा, क्योंकि t के फॉर्म में आ चुका है। अरे डरते क्यों हो मेरे भाई, हो जाएगा, सब कुछ सॉल्व हो जाता है। काइनेमेटिक्स का नॉलेज है, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन का नॉलेज है, तो हो जाएगा सॉल्व। ओके हाँ, सबसे पहले ये इक्वेशन लिख दो, बाहर निकाल के लिख दो, x इज इक्वल टू
t³/3। ओके, अब मुझे लग रहा है फॉर सम रीजन अगर मुझे फोर्स निकालना है, वर्क डन बाय फोर्स निकालना है, तो मुझे x से क्या निकालना पड़ेगा, f निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकाल सकते हैं? f के लिए मुझे चाहिए a, फोर्स के लिए चाहिए मुझे एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन के लिए चाहिए मुझे वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए चाहिए डिस्प्लेसमेंट जो कि है यहाँ पे। तो निकाल दो यार। तो यहाँ से मैं कर दूंगा v x = t³/3 है, तो v को लिख दूंगा मैं dx/dt। इसको सॉल्व कर दो तो ये हो जाएगा t²। ठीक है, सॉल्व करने की जरूरत नहीं ना, d/dt ऑफ t³/3, तो 3t²/3 = t², ये लिखने की जरूरत नहीं ना। आई होप इतना तो आता है आपको। ओके, और इसके बाद एक्सेलरेशन हो जाएगा dv/dt और ये हो जाएगा 2t। एक्सेलरेशन आ चुका है। अब यहां से फोर्स आ जाएगा, फोर्स क्या हो जाएगा, F = ma, एंड m क्या दे रखा है यार, यहाँ पे मास ऑफ बॉडी इज 2 kg, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 × 2t, यहाँ से फोर्स हो जाएगा 4t। इसको आप इक्वेशन 1 लिख दीजिए। ठीक है, स्टोर कर दीजिए अपने डेटाबेस में टेम्पररीली। ओके, ऑलराइट। अब हमें क्या करना है यार, वर्क डन निकालना है इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स। ठीक है, वर्क डन इन फर्स्ट 2 सेकेंड्स। सबसे पहले आप बताइए वर्क का क्या फंडा होता है। फोर्स अगर वेरिएबल है तो क्या करते हैं हम, इंटीग्रल f dx करते हैं। यहाँ पे फोर्स वेरिएबल है, इट इज चेंजिंग विद टाइम, सो इंटीग्रल f dx करना है। कर लो, लिख दो, पहले लिख दो, इस बार कोई दिक्कत नहीं है। w = इंटीग्रल f dx। ओके, अब आप बताइए dx कैसे निकालेंगे हम लोग। हमें dx को इन द फॉर्म ऑफ dt निकालना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि हमें इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स मतलब टाइम वेरिएशन दिख रहा है यहाँ पे, हमें 0 से 2 मतलब t वैरिंग फ्रॉम 0 से 2 वर्क डन कितना होगा ऐसा पूछा गया है। सो मतलब dx को dt के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यहां से समझ आ जाता है। ओके, अब यहाँ पे है, यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज, कौन सा कलर लूं यार, चलो ये वाला एक रंग ले लेते हैं। हाँ, x = t³/3 है ना, यहाँ पे x = t³/3। सो यहाँ से मैं क्या करूंगा बताइए, dx = 3t²/3 dt, तो यह हो जाएगा t² dt। हाँ, अब ये dx यहाँ पे हम डाल देंगे, बहुत आसानी से आराम से डाल देंगे हम यहाँ पे। तो यहाँ से w हो जाएगा इंटीग्रल f dx क्या है यार, t² dt, f t² dt हो गया। अब आपको बस f का एज अ फंक्शन ऑफ t के फॉर्म में लिखना है और सॉल्व कर देना है। एंड t कहाँ से कहाँ वैरी कर रहा है, 0 से 2 इन द फर्स्ट 2 सेकेंड्स, मतलब 0 से 2। ओके, सो यहाँ से w आ जाता है, f की वैल्यू डाल दो यहाँ पे, f का वैल्यू यहाँ पे डाल दो, तो ये हो रहा है 4t × t², तो ये क्या हो जाएगा 4t³ dt वैरिंग फ्रॉम 0 to 2। राइट, परफेक्ट। अब हम एंड गेम में आ चुके हैं, तो व्हाइट कलर में फिर से आ जाता है। ठीक है, तो 4t³ dt इंटीग्रल क्या हो जाएगा, 4t⁴/4 मतलब t⁴ हो जाएगा ये। आई होप यार अब मुझे इतने बेसिक इंटीग्रेशन करने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए यार अभी, मतलब ठीक है मैं बहुत ऐसे स्लोली पढ़ाता हूँ, बहुत डिटेल में जाके पढ़ाता हूँ, लेकिन अब इसका डिटेल, ये 4t³ dt का इंटीग्रेशन t⁴ कहाँ से आ गया यार, ये मेरे से मत पूछ यार प्लीज। इतना तो आपको पता होना जरूरी है एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। अगर आप वर्क पावर एनर्जी तक आ चुके तो इसका इंटीग्रल ये कहाँ से आया ये पता होना चाहिए। ओके, परफेक्ट। तो w = t⁴ 0 to 2 मतलब लोअर लिमिट 0 अपर लिमिट 2, फिर डाल दो यार, ये क्या हो जाएगा 2⁴ = 16 जूल है क्या ऑप्शन, हाँ 16 जूल है, ऑप्शन सी, ऑप्शन सी। समझ आ गया आपको, समझ आ जाना चाहिए, इसमें कोई मुश्किल नहीं है, बहुत ही आसान से क्वेश्चंस है यार ये, वेरी वेरी सिंपल, वेरी 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 इजी। ओके, to maintain a speed of 80 km/h by a bus of mass 500 kg on a plain rough road for 4 km distance, the work done by the engine of the bus will be what। ठीक है, अब यहाँ पे किलो जूल में निकालने की बात हो रही है। अब थोड़ा सा इसको समझिए, थोड़ा ध्यान से समझिए, मतलब वैसे देखा जाता है आप आराम से मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हो फोर्स कितना लगेगा, फोर्स मतलब आप लगा दोगे फ्रिक्शन के बराबर और फिर बाद में F × x बोल दोगे और सॉल्व हो जाएगा। लेकिन कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग थोड़ा अच्छे से रखिए आप। ठीक है, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग देता हूं मैं। क्या दे रखा है यहाँ पे यार, ये है बस। ठीक है, अब बस को मेंटेन करनी है स्पीड ऑफ 80 km/h।
ठीक है, बस को 80 किलोमीटर आवर स्पीड मेंटेन करनी। मेंटेन करने का क्या मतलब है यार, इट इज मूविंग विथ कांस्टेंट वेलोसिटी, सो दैट मींस द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो। अब नेट फोर्स एक्टिंग ऑन इट इज जीरो का क्या मतलब हो गया, मतलब ये है कि इंजन इसको आगे ले जाना चाहता है, लेकिन फ्रिक्शन पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, राइट। सो दैट मींस हो क्या रहा है यहां पे यार, फ्रिक्शन F, और ये है काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन कहां से आ गया, मतलब ये घिस रहा है ऐसा हम मान सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आप स्टैटिक फ्रिक्शन बोलोगे, फिर आप बोलोगे अरे भैया वैसे तो स्टैटिक फ्रिक्शन नहीं होता ना जिसकी वजह से आगे जाती है, यहाँ पे आपको काइनेटिक का देखना है, उसके बिना सॉल्व होगा नहीं क्वेश्चन ये, ओके। ये है काइनेटिक, लिख भी देता हूं यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन, परफेक्ट, ओके। अब आगे जो फोर्स लगेगा, F इंजन, FE लिख देता हूं मैं, ये है फोर्स बाय इंजन, परफेक्ट। मतलब अब ये यहां से हम बोल सकते हैं कि द बस इज मूविंग विद अ कांस्टेंट वेलोसिटी, so that means the net force acting on it is zero, so force exerted by engine is equal to kinetic friction। समझ आया आपको, Fe has to be equal to Fe, that is force by engine has to be equal in magnitude to kinetic friction, ओके। समझ आ गया आपको, ये स्मॉल f क्या है, ये कैपिटल Fe क्या है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन, काइनेटिक फ्रिक्शन, ओके, परफेक्ट, ऑल राइट। अब यहां पे आप मुझे एक बात बताइए, काइनेटिक फ्रिक्शन हम कैसे निकालते हैं, म्यू टाइम्स n, म्यू टाइम्स नॉर्मल रिएक्शन, फिर म्यू इज कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये यहाँ पे काइनेटिक फ्रिक्शन स्टैटिक फ्रिक्शन अलग अलग नहीं दे रखा है, तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन को हम कोएफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन ही मान लेंगे। और n क्या होता है भाई, mg, राइट। ऊपर नीचे कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा तो n को mg के बराबर कर सकते हैं हम, एंड हम करेंगे, ठीक है, परफेक्ट, ओके। सो यहां से Fe आ चुका है, फोर्स एक्सर्टेड बाय इंजन आ चुका है। अब वर्क डन बाय इंजन हम कैसे निकालेंगे यार, डिस्टेंस कवर्ड बाय द बस इज 4 किलोमीटर, x इज इक्वल टू 4 किलोमीटर इज इक्वल टू 4000 मीटर। हाँ, अब तो बहुत आसान हो चुकी है बात। सो वर्क डन इज इक्वल टू Fe टाइम्स x। आप बोलोगे भैया इंटीग्रल Fe dx नहीं कर सकते क्या, यहाँ पे वो भी कर सकते हैं, लेकिन यार कांस्टेंट फोर्स है ना यहाँ पे, तो क्यों जाना इंटीग्रेशन में, कांस्टेंट Fe इज कांस्टेंट, सो दैट मींस Fex बोल सकते हो आप। जब कांस्टेंट फोर्स होता है तो ज्यादा इंटीग्रेशन में नहीं घुसना है मेरे भाई, ओके, परफेक्ट। Fe की वैल्यू क्या है मेरे भाई, ये डाल दो, फटाफट डाल दो, तो ये हो जाएगा म्यू mgx। अब इसको सॉल्व कर देते हैं फटाफट, ओके। W, म्यू की वैल्यू क्या है, म्यू की वैल्यू है 0.04, डाल दो ये 0.04। m की वैल्यू क्या है, मास ऑफ बस क्या है 500 kg, 500 kg। अब g की वैल्यू क्या है, यहाँ पे g का 9.8 मानना है या 10 मानना है, ये इन्होंने दिया नहीं है, बट मैं बोल देता हूँ आपको, वैसे तो एग्जाम में दिया गया था, जो जीमेज था जहाँ पे एक क्वेश्चन आया था, वहाँ पे दे रखा था g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ और वही हमें यूज करना है, g इक्वल टू 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है, वही यूज करना है। तो g इक्वल टू 9.8 डाल दो, और x क्या है मेरे भाई, x इक्वल टू 4000 मीटर, वो भी डाल दो, ये है 4000। अब ये आंसर किस में आएगा बताइए, हमने सारा का सारा ऐसा यूनिट में ले रखा है, तो ये आ जाएगा जूल में, राइट, परफेक्ट, ओके। तो इसको सॉल्व कर दो यार, 0.04 इंटू 500 क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 20 इंटू 9.8 इंटू 4000। अब ये देखिए हमें क्या करना है, किलो जूल में आंसर निकालना है, तो इसको आप जूल की जगह पे किलो जूल में कन्वर्ट कर दीजिए, मतलब इसके 3 जीरोस जो है खा जाइए आप, ओके। तो चलो कर देते हैं, ये क्या हो जाएगा 500 इंटू 0.04 क्या हो जाएगा 20 हो जाएगा, ये है 20 इंटू 9.8 इंटू 4, और मैंने ये इसके 3 जीरोस खा गया ये जूल, और ये क्या हो जाएगा किलो जूल, ओके। अब ये जो है ना, ये अगर आप निकालोगे तो आपका फाइनल आंसर आ जाएगा, तो निकाल लो फटाफट, 20 इंटू 9.8, और शुरू से 1 मिनट काम करो, 4 इंटू 20 कर दो, 80 इंटू 9.8, 80 इंटू 9.8 या फिर 8 इंटू 98, 8 इंटू 98 फटाफट से हो सकता है हमारा, 98 इंटू 8 क्या है, 8 8 64, 9 8 72, 7
78। सो इसका मतलब है कि ये आंसर हो जाएगा 784 जूल एंड दिस इज आवर फाइनल आंसर। ओके, अब आपको यहाँ पे समझ आ चुका होगा कि मैंने यहाँ पे 9.8 अज्यूम करना क्यों जरूरी है। अगर मैंने यहाँ पे 9.8 की जगह पे 10 माना होता ना तो ये हो जाता 784 की जगह पे 800 जूल और आपका आंसर गलत हो जाता, क्योंकि ये है इंटीजर टाइप क्वेश्चन। इंटीजर टाइप में यार एक्यूरेसी जरूरी है। 784 की जगह पे आपने 800 लिख दिया तो ऑब्वियसली इट इज रॉन्ग। सो उस वजह से जो यहाँ पे दे रखा है g 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको यूज करके हमें सॉल्व करना है। समझ आ गया? परफेक्ट, इसको हटा ही देता हूँ, ये क्या काम का हमारा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, a block of mass m is kept on a platform which starts from rest with constant acceleration g/2 upward as shown in figure। फिगर ही नहीं दे रखी यार कोई बात नहीं, हम बना लेंगे फिगर। ठीक है, ये है प्लेटफॉर्म। ठीक है, दिस इज अ प्लेटफॉर्म। ब्लॉक ऑफ मास m is kept on a platform। ठीक है, ये हमने ब्लॉक ऑफ मास m रख दिया है यहाँ पे। It starts from rest, मतलब इनिशियल वेलोसिटी है इसकी u is equal to 0। ठीक है, एंड इसका एक्सेलरेशन जो है ऊपर की तरफ है g/2 के बराबर, g is equal to 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। सो a, इसका एक्सेलरेशन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म इज 4.9 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ओके, तो वर्क डन बाय द नॉर्मल रिएक्शन ऑन द ब्लॉक इन टाइम t इज व्हाट। ठीक है, अब यहाँ पे वर्क डन पूछा गया ना, तो अब यहाँ पे ये नहीं पूछना है कि भैया इस फ्रेम में है, मतलब इस प्लेटफॉर्म के फ्रेम में है या ग्राउंड फ्रेम में है। अरे क्लियरली मेरे भाई ग्राउंड फ्रेम में ही बात कर रहे हैं हम लोग, क्योंकि प्लेटफॉर्म के फ्रेम में बात करेंगे तो प्लेटफॉर्म के फ्रेम में तो ये ब्लॉक तो रेस्ट में ही है, पहले भी यहीं पे था, अभी भी यहीं पे है प्लेटफॉर्म के फ्रेम में, तो वर्क डन विल ऑब्वियसली बी 0 इन द फ्रेम ऑफ प्लेटफॉर्म। लेकिन फ्रॉम द ग्राउंड पर्सपेक्टिव दिस ब्लॉक हैज मूव्ड अपवर्ड्स, तो हम यहाँ पे वर्क डन निकाल सकते हैं। समझ आ गया आपको? परफेक्ट। ओके, तो अब यहाँ पे ना सबसे पहले आप क्या करिए, डिस्प्लेसमेंट इन टाइम t निकाल लीजिए, क्योंकि वो आसान है। निकाल सकते क्या आप लोग बताइए? यहाँ पे u इक्वल टू 0 है। ठीक है, दिस ब्लॉक इज स्टार्टिंग ऑफ विद इनिशियल वेलोसिटी इक्वल टू 0 and it is moving with acceleration g/2 in the upward direction। So उस वजह से in time t the distance covered by it in the upward direction is given by x is equal to ut plus half a t square। u है 0, a है g/2, so यहाँ से मैं बोल दूंगा x will be equal to half times of g/2 times of t square। so x हो जाएगा g t square by 4। एक तो कष्ट हमारा खत्म हो चुका है। अब हमें निकालना है नॉर्मल रिएक्शन। ठीक है, नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? अरे मैंने यार आपको बताया था अपैरेंट वेट, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, हमने अपैरेंट वेट का फंडा पढ़ा था। जब लिफ्ट ऊपर जाती है तो हम कैसे निकालते हैं अपैरेंट वेट? व्हेन लिफ्ट गोज अप और एक्सेलरेट्स इन द अपवर्ड डायरेक्शन। ठीक है, अच्छे वर्ड्स यूज करना जरूरी है। ठीक है, व्हेन लिफ्ट एक्सेलरेट्स अपवर्ड्स, हमने क्या बोला था? जब ऊपर जाएगा तो अपैरेंट वेट बढ़ेगा, नीचे जा रहा है तो अपैरेंट वेट नीचे जाएगा, कम होगा। सो दैट मीन्स हम क्या करेंगे यहाँ पे अपैरेंट वेट। ठीक है, ये वर्क डन, ये एक मिनट W की जगह पे हम N बोलेंगे यहाँ पे, क्योंकि अब W आ चुका है वर्क डन के लिए। ठीक है, सो यहाँ पे N इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। क्या हो रहा है ये? ओहो, नया बोर्ड लिया मैंने और यहाँ पे ऑलरेडी ब्लाइंड स्पॉट आ चुका है बोर्ड पे। ओ नो, क्या करें इसका? लेट्स सी यार क्या हो सकता है। चलो कोई बात नहीं। N इज इक्वल टू नॉर्मल रिएक्शन। हाँ चला गया, ब्लाइंड स्पॉट चला गया, थैंक गॉड। मुझे डर लगने लग गया था भाई, एक महीना नहीं हुआ बोर्ड लेके और यहाँ पे ऑलरेडी ग्लिच करने लग गया क्या स्क्रीन, मुझे डर लग रहा था अभी, थैंक गॉड। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे? ये हो जाएगा m टाइम्स ऑफ g प्लस a। समझ आ गया? लिफ्ट ऊपर की तरफ एक्सेल, अगर नहीं समझ आया तो और आपने पुराने नोट्स देखिए, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन के नोट्स देखिए, क्योंकि मैं इसको फिर से एक्सप्लेन नहीं कर सकता यार।
पहले अच्छे से मैंने 15 मिनट लेके एक्सप्लेन करा है इस चीज को। ओके, ऑलराइट। सो ए का वैल्यू क्या है यार? ए का वैल्यू है g/2 के बराबर, तो ये g प्लस g/2 हो जाएगा 3g/2, तो यहां से n हो जाएगा 3mg/2। आहा, नॉर्मल रिएक्शन आ गया 3mg/2। और नॉर्मल कहां पे लग रहा है मेरे भाई? नॉर्मल फोर्स ऑन दिस ब्लॉक m इज इन अपवर्ड डायरेक्शन एंड इसका डिस्प्लेसमेंट भी है अपवर्ड डायरेक्शन। समझ आ रहा है ना आपको? नॉर्मल इसके ऊपर लग रहा है ऊपर की तरफ, डिस्प्लेसमेंट भी है उसका ऊपर की तरफ। सो यहां पे मैं बोल दूंगा वर्क डन बाय दिस नॉर्मल फोर्स विल बी इक्वल टू n टाइम्स ऑफ x। आप बोलोगे इंटीग्रल ndx नहीं कर सकते क्या भैया? अरे कर सकते हो, लेकिन इंटीग्रेशन में नहीं फंसना है जब फोर्स कांस्टेंट हो। फोर्स इज कांस्टेंट है, सो डायरेक्टली हम nx लिख देंगे, पर x इज टोटल डिस्प्लेसमेंट। ओके, ऑलराइट। अब बताइए n की वैल्यू क्या है? 3mg/2, 3mg/2। x की वैल्यू क्या है? gt²/4, gt²/4। अब यहां से वर्क डन आ जाता है 3/8 mg²t²। एंड दिस इज और फाइनल आंसर है कि ऑप्शन? अरे ऑप्शन नहीं, फाइनल आंसर यहां पे देख सकते हो आप, 3/8 mg²t²। इट इज राइट, इट इज करेक्ट। अगर आपको दिख नहीं रहा तो मैं बोल रहा हूं, मैं देख पा रहा हूं यहां से, मैं थोड़ा पास हूं ना इसके। सो दिस इज राइट आंसर। ओके, हाँ, इतने आसान सवाल है भैया जी, क्या बताएं हम, बट इसमें भी फंसते हैं बच्चे यार, क्या करें हम। ओके, कोई बात नहीं, हम नहीं डरेंगे। अब हम समझेंगे ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ वर्क। अब आपको ना काफी बार ऐसे क्वेश्चंस आ सकते हैं जहां पे f वर्सेस x ग्राफ दिया गया हो। ओके, तो अब ऐसे केसेस में वर्क डन निकालने को पूछा जा सकता है, या फिर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, ऐसे बहुत सारे सवाल आ सकते हैं। अभी आप काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इन सारी चीजों की आप टेंशन मत लीजिए, क्योंकि हम अगले लेक्चर में वो पढ़ेंगे। अभी के लिए आपको बस वर्क की चिंता करनी है, और वर्क के लिए हमें क्या निकालना है? बस हमें f चाहिए, हमें x चाहिए, f और x का वेरिएशन चाहिए, बस इस तरह का फंडा है। ऑलराइट, तो आप मुझे एक बात बताइए, जब मैं कहता हूं w इज इक्वल टू इंटीग्रल f dx, एंड इंटीग्रल f dx क्या होता है यार? एरिया अंडर fx ग्राफ। यही तो लिटरल डेफिनेशन है इंटीग्रेशन की। एरिया अंडर द ग्राफ इज व्हाट वी कॉल इंटीग्रेशन। गॉट माय पॉइंट? सो बेसिकली जब हमारे पास fx ग्राफ दे दिया गया हो और बोलेंगे हमें बोला जाएगा कि कैलकुलेट द वर्क डन बाय दिस फोर्स बिटवीन x इज इक्वल टू x1 एंड x इज इक्वल टू x2, तो आपने क्या करना है यार? कुछ नहीं, इसके ये से पहले डॉटेड लाइन ड्रॉ करोगे, फिर दूसरी ऐसे डॉटेड लाइन वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे, एंड इस ग्राफ के अंडर और x एक्सिस के बीच में जितना भी एरिया है ना, यही है वर्क डन। दिस इज व्हाट वी कॉल वर्क डन बाय फोर्स फ्रॉम x is equal to x1 to x is equal to x2। समझ आ रहा है आपको? आई होप समझ आ रहा होगा आपको। इंटीग्रेशन के फंडे है यार ये। एंड गोज विदाउट सेइंग, हमने ये पढ़ा भी था कि अगर हमारा जो y है, या फिर यहाँ पे इस केस में f है, f अगर x एक्सिस के ऊपर रहेगा तो वर्क डन विल बी पॉजिटिव इफ x इंक्रीजेस। इफ x इंक्रीजेस ये बोलना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि काफी बार ऐसे भी हो सकता है फ्रॉम x2 टू x1 पूछेंगे, तो उस केस में तो और इस केस में नेगेटिव हो जाएगा। समझ आ रहा है आपको? जब x इंक्रीज हो रहा है तब अगर f इज अबव x एक्सिस, तब वर्क डन विल बी पॉजिटिव, जैसा हम यहाँ पे देख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं, और वही गोज फॉर द ग्राफ अंडर x एक्सिस। अगर ग्राफ नीचे है, f का ग्राफ नीचे है x एक्सिस के, तब फॉर इंक्रीजिंग x वर्क डन विल बी नेगेटिव। समझ आ रहा है आपको? फॉर इंक्रीजिंग x w इज ग्रेटर देन 0 फॉर दिस पार्ट। ठीक है, यहां यहीं पे फॉर इंक्रीजिंग x w is less than 0,
अब ये लॉजिक क्या है यार, मैथमेटिकल एक बेसिक लॉजिक दूं क्या, अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं यहाँ पे कि ऐसे क्यों हो रहा है भैया, मैं बताता हूं आपको, ठीक है। अब यहाँ पे हम वर्क डन का डेफिनेशन क्या होता है, वर्क डन का डेफिनेशन है W इज इक्वल टू इंटीग्रल एफ डी एक्स, इंटीग्रल एफ डी एक्स। अब dx का क्या मतलब है यार, चेंज इन वैल्यू ऑफ x, राइट। अगर यहाँ पे इस रीजन में आप देखिए, इस रीजन में अगर dx इज पॉजिटिव, मतलब dx का पॉजिटिव होने का क्या मतलब हो गया कि x इज इंक्रीजिंग, dx चेंज इन x इज पॉजिटिव, सो इसका मतलब है x इज इंक्रीजिंग। सो अगर x इंक्रीज हो रहा है तो क्या हो गया, dx भी पॉजिटिव हो गया एंड f भी पॉजिटिव है, पॉजिटिव 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 होने वाला है, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव क्या होगा, पॉजिटिव। तो इस वजह से इस रीजन में वर्क डन विल बी पॉजिटिव, राइट। बट सिमिलरली अगर dx इज ग्रेटर देन 0, दैट मींस इफ x इज इंक्रीजिंग तो dx ग्रेटर देन 0, f लेस देन 0, तो ये हो जाएगा नेगेटिव एंड इस वजह से इस पार्ट में वर्क डन विल बी नेगेटिव। समझ आ गया, f इस रीजन में देख सकते हैं f इज नेगेटिव, dx इज पॉजिटिव, तो नेगेटिव इंटू पॉजिटिव हो जाएगा नेगेटिव एंड इस वजह से इस रीजन में वर्क डन विल बी नेगेटिव। समझ आ रहा है। एंड अगेन यार प्लीज रिमेंबर दिस इज ओनली विद द assumption दैट x इज इंक्रीजिंग। अगर x डिक्रीज हो रहा है ना तो साइंस विल रिवर्स, फॉर डिक्रीजिंग x यहाँ पे वर्क डन विल बी नेगेटिव, फॉर डिक्रीजिंग x यहाँ पे वर्क डन विल बी पॉजिटिव। बट ऐसा होता नहीं है यूजुअली, हम यूजुअली इसी फॉर्म में देखते हैं, मतलब x इंक्रीजिंग वाला ही देखते हैं हम लोग, क्योंकि ये प्रैक्टिकल फंडा होता है यार। अब छोड़िए, अब ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना है हमें, बस समझना है हमें कि फंडा कैसे हो रहा है। यहाँ पे मैथमेटिक्स समझ आ गया तो आई थिंक वी आर गुड टू गो। क्वेश्चन देख लो इसके ऊपर, अरेंज द फोर ग्राफ्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर ऑफ टोटल वर्क डन वेयर W1 W2 W3 W4 आर द वर्क डन करस्पॉन्डिंग टू फिगर A B C एंड D। अब ये जो है ना क्वेश्चन, इसमें हमें न्यूमेरिकल वैल्यू से नहीं समझ आएगा, इसको हमें थोड़ा सा लॉजिकली समझना पड़ेगा, मतलब लाइक वी कांट कैलकुलेट एवरीवेयर, ठीक है। सबसे पहले एक काम ये करिए, जहां जहां पे भी ना नेगेटिव आएगा ना, मैं काम करता हूं वहां पे एक नेगेटिव साइन लगा देता हूं। अब ये जो है यहाँ पे f इज नेगेटिव इतने रीजन में, सो इस रीजन में ऑब्वियसली वर्क डन विल बी नेगेटिव, राइट। सिमिलरली इस रीजन में भी नेगेटिव होगा, सो यहाँ पे भी वर्क डन विल बी नेगेटिव। अब इस रीजन में अगेन f इज नेगेटिव, तो यहाँ पे भी वर्क डन नेगेटिव होगा। और इस रीजन में ओ भाई साहब इतना ज्यादा नेगेटिव, कोई बात नहीं यार, ये देखिए इतना ज्यादा नेगेटिव है यहाँ पे, ठीक है। अब पॉजिटिव की बात करते हैं हम लोग। अब यहाँ पे है पॉजिटिव, दैट्स गुड, ठीक है, ठीक ठाक पॉजिटिव है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे इसके कंपैरिजन में यहाँ पे कितना ज्यादा पॉजिटिव है मेरे भाई, वाह मजा आ गया यहाँ पे, तो मजा आ गया यार। ये देखिए, मतलब इसके पार्ट में बस इतना था, लेकिन मतलब इस पार्ट में बस इतना सा पॉजिटिव है, लेकिन फिगर सी में ये भी है जैसे इसके पास है, लेकिन ये भी है, ये और ये भी है। तो यहां से हम देख भी सक रहे हैं हम लोग कि वर्क डन इन केस सी इज ग्रेटर देन वर्क डन इन केस ए, क्योंकि इसकी नेगेटिविटी और इसकी नेगेटिविटी सेम है, लेकिन इसकी पॉजिटिविटी ज्यादा है। सो एक तो रिलेशन यहाँ पे पता चल चुका है, हम जो यहाँ पे लिख देते हैं साइड में, ठीक है, हम साइड में लिख देते हैं कि WC इज ग्रेटर देन WA, इतना पता चल चुका है, ठीक है। ये खोपचे में हमने लिख दिया है, ये खोपचा मतलब एक कॉर्नर, ओके। थोड़े मराठी स्लैंग्स होते हैं खोपचा वगैरह, आई डोंट नो इफ यू गाइस नो इट, बट ठीक है कोई दिक्कत नहीं। ऑल राइट, अब और क्या है बताइए, इस पार्ट को देखिए, ठीक है, यहाँ पे भी पॉजिटिविटी है, काफी ज्यादा पॉजिटिविटी है, ठीक है। अब देखिए फिगर बी में फिगर ए के कंपैरिजन में ज्यादा पॉजिटिव वर्क डन तो दिख रहा है हमें, लेकिन फिगर सी के कंपैरिजन में थोड़ा कम है मेरे भाई। देख सकते हैं ना यहाँ पे एक ट्रायंगल पॉजिटिव और एक स्क्वायर पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पे एक ट्रायंगल एक स्क्वायर एक और ट्रायंगल भी पॉजिटिव है। सो इसका मतलब यहाँ पे क्लियर हो गया कि WC इज ग्रेटर देन WB, बट WB इज ग्रेटर देन WA। सो इसका मतलब है ये हो गया कि हम इसको अब और थोड़ा हमारे पास इंफॉर्मेशन आ चुका है, ठीक है, एक और इंफॉर्मेशन यहाँ पे आ चुका है जो कि है WC इज ग्रेटर देन WB इज ग्रेटर देन WA, ठीक है। तो WC ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA, ओके, ऑल राइट। अब सबसे आखिर वाला केस फिगर डी का देखते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट पॉजिटिव है एंड यहाँ पे ये छोटा सा पार्ट भी पॉजिटिव है। अरे 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 अरे, मतलब इसका देखिए यार, मतलब इतना छोटा सा बस पार्ट पॉजिटिव है यहाँ पे। अब आप बोलोगे कि अरे भैया यहाँ पे तो एक ही, यहाँ पे एटलीस्ट दो तो है, लेकिन यहाँ पे ये भी तो देखो ना भाई, इतना बड़ा नेगेटिव भी तो है। मतलब
यहाँ पे बस एक ट्रायंगल जितनी नेगेटिविटी थी, लेकिन यहाँ पे ट्रायंगल जितनी तो है नेगेटिविटी, एक स्क्वायर की भी नेगेटिविटी आ चुकी है। मतलब इसका जो थोड़ा बहुत पॉजिटिविटी आ चुका है ना ट्रायंगल का, उससे ज्यादा नेगेटिविटी स्क्वायर की वजह से आ चुका है। सो यहां से हम कह सकते हैं कि इन फिगर डी वर्क डन इज इवन लेस, बिकॉज यहाँ पे नेगेटिव वर्क बहुत ज्यादा है कंपेयर टू इवन दिस। सो इसका मतलब यहां से हो गया ना कि WD इज इवन लेस देन WA। समझेगा? सो एक यहां से एक और एक इंफॉर्मेशन ये हमारे पास आ जाती है दैट WA इज ग्रेटर देन WD। सो इसका मतलब ये हो गया कि WC ग्रेटर देन WB ग्रेटर देन WA ग्रेटर देन WD। समझ आ गया? अब यहाँ पे यार ठीक है, यहाँ पे W1 को बोला है इन्होंने WA, WB को बोला है इन्होंने W2, WC को बोला है इन्होंने W3, और WD जो हमने फिगर डी के लिए WD बोला है, यहाँ पे इन्होंने बोला है उसको W4। तो हम अपना मतलब डेफिनेशन क्या ही फर्क पड़ता है, इसको हम चेंज कर देते हैं। ठीक है, फिर इसको ऐसे रहने दो, वरना आप बोलोगे भैया आप इसको काट क्यों, आप डर गए क्या, आप गलत करके आ रहे हो क्या? अरे नहीं मेरे भाई, C की जगह पे 3, B की जगह पे 2, A की जगह पे 1, D की जगह पे 4, इतना ही कर रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। बस क्योंकि डेफिनेट मतलब इन्होंने वर्क का जो सिंबल यूज किया है वो ये है, ये नहीं, उस वजह से मैं चेंज कर रहा हूँ, दैट्स इट। तो यहाँ पे हो जाएगा W3 ग्रेटर देन WB को क्या बोला था हमने W2, WA के लिए बोला था W1, WD के लिए W4। यह है क्या आंसर से W3 ग्रेटर देन W2 ग्रेटर देन W1 ग्रेटर देन W4। हा परफेक्ट। समझ आ गया आपको? मतलब कहाँ, मतलब ये सब कंफ्यूज मत हो यार प्लीज। ये WC यहाँ पे आप बोलोगे अरे भैया WC WB WA तो कुछ दिया नहीं, यहाँ पे W3 W2 W1 दिया है। अरे मैंने कुछ नहीं यार, मतलब इन्होंने कैसे डिफाइन किया था, W1 इज द वर्क डन फॉर दिस फिगर, W2 इज द वर्क डन फॉर फिगर B, W3 इज वर्क डन फॉर फिगर C एंड W4 इज वर्क डन फॉर फिगर D। मैंने ये W1 W2 W3 W4 की जगह पे WA WB WC WD बोला था, तो उस वजह से मैंने सिंबल्स अलग आए थे, बस वही है, लेकिन आंसर तो सही है ना, सेम ही आना। क्लियर है? कंफ्यूज नहीं होना यार, इतने छोटी सी बातों पे तो डेफिनेटली कंफ्यूज नहीं होना। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। A person pushes a box on a rough horizontal platform surface. He applies a force of 200 Newton over a distance of 15 meter. Okay. Thereafter, he progressively tired and his applied force reduces linearly with distance to 100 Newton. Okay. The total distance through which the box has been moved is 30 meter. What is the work done by the person during the total movement of the block? Okay. Has been moved is 30 meter. Okay. आसान है। अब आप बोलोगे भैया इसको इक्वेशन की फॉर्म में सॉल्व कर सकते हैं क्या? कर तो सकते हैं, लेकिन यार समझ नहीं आएगा, इंट्यूशन नहीं आएगा। तो ग्राफिकल अंडरस्टैंडिंग अगर हमने पढ़ी ही है तो इसको ग्राफ के फॉर्म में अगर आप करोगे ना तो आपके लिए ये चीजें काफी आसान हो जाएंगी। दिखाता हूं, मैं आपको दिखा देता हूं। हाँ, तो ये है इस तरह के। ठीक है, ग्राफ जो है ना एक डायग्राम नहीं होता, वो एक कहानी होती है। बिना किसी वर्ड से अगर आपको एक इफेक्टिव कहानी लिखनी है ना तो यूज डायग्राम्स, यूज ग्राफ्स। ओके, परफेक्ट। अब ये है F, ये है X। अब इन्होंने क्या दे रखा है यार, he applies, the boy applies a force of 200 Newton over a distance of 15 meter. So इसका क्या मतलब हो गया कि from x is equal to 0 to x is equal to 15 we are applying a constant force of 200 Newton, और v बोलने से अच्छा ये पर्सन जो भी है, ठीक है, ये 200 न्यूटन का फोर्स लगा रहा है यहां तक टिल x is equal to 15 मीटर। उसके बाद क्या हो गया, वो थकने लग गया और उसका फोर्स जो है वो धीरे धीरे कम होने लग गया, ग्रेजुअली लीनियरली कम हो गया। लीनियर मतलब इसके आगे का जो ग्राफ होगा दैट विल बी व्हाट, दैट विल बी लीनियर। बस इतनी सी बात है, ठीक है। और क्या बोल रहे हैं ये, अब लीनियरली विथ डिस्टेंस 200 न्यूटन। मतलब क्या हो रहा है कि पहले 200 था और 200 से 100 न्यूटन तक चला गया, ठीक है, 200 से ऐसे लीनियरली 100 न्यूटन तक चला गया। दिस इज 100 न्यूटन, ठीक है, परफेक्ट। अब जब ये 100 न्यूटन तक पहुंचता है तो इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, ये दे रखा है कि यार द टोटल डिस्टेंस थ्रू विच द बॉक्स हैज बीन मूव्ड इज 30 मीटर। मतलब इवेंचुअली इफेक्टिवली ये बॉक्स जो है ना वो 30 मीटर पे आ चुका है अल्टीमेटली एट द एंड, मतलब जब ये 100 न्यूटन फोर्स हो जाता है तब। ये है हमारी कहानी, ये है हमारा फोर्स जो पहले 200 न्यूटन कांस्टेंट है अप अंटिल x इज इक्वल टू 15 मीटर। उसके बाद डिक्रीज होना शुरू हो गया है फोर्स,
कब तक? जब तक x इज इक्वल टू 30 मीटर हो रहा है एंड फोर्स इज इक्वल टू 100 न्यूटन हो रहा है। तो अब हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क डन बाय द पर्सन ड्यूरिंग दिस मूवमेंट। तो अब ये क्या है? एफ एक्स ग्राफ है। तो हमें वर्क डन निकालने के लिए हम क्या करेंगे? सिंपली हम कर देंगे एरिया अंडर दिस कर्व निकाल देंगे। आसान, क्या मुश्किल है मेरे भाई? अब आप बोलोगे कि इसको कैसे निकालेंगे भैया, ये तो एक अजीब सा डायग्राम है। अरे कुछ अजीब नहीं है इसमें। क्या अजीब है इसमें बताइए? आप इसको एक रेक्टेंगल और एक ट्रेपेजियम में तोड़ सकते हो। तोड़ सकते हो या नहीं तोड़ सकते हो? तो तोड़ दो यार फटाफट। ठीक है, ये यहाँ पे एक तोड़ दिया। ठीक है, अब आप बताइए मुझे इस रीजन का कितना है एरिया? दिस इज 0 से 15, तो ये है 15, और ये 0 से 200, तो ये है 200। 200 इंटू 15, दिस इज इक्वल टू व्हाट? 3000 है ना, या 30,000? हाँ 3000। तो यहाँ पे है 3000 जूल। इतने पार्ट में है 3000। परफेक्ट, समझ आ गया? यहां से लेके यहां तक का मैं बोल रहा हूं। ओके, अब इसके आगे का हम एरिया ऑफ ट्रेपेजियम कैसे निकालते हैं? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स इंटू एच। तो ये निकाल दो यार फटाफट, ये जो है रीजन। ठीक है, अब इस केस में इसका एरिया क्या है यार? ये हो जाएगा, और यहाँ पे भी लिख दो ये A1 जो है, इस पार्ट को आप बोल दीजिए A1। ठीक है, तो ये A1 इज इक्वल टू 3000 जूल। ये हो गया। थोड़ा क्लटर्ड हो रहा है, कोई बात नहीं। A1 इज इक्वल टू 3000 जूल। ठीक है, ये A1 का पार्ट। और ये वाला जो पार्ट है ट्रेपेजियम वाला, तो ये है A2, इतना एरिया। तो अब A2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे? हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड्स। दिस एंड दीज आर पैरेलल साइड्स। अब इसका क्या है यार लेंथ? इसका है 100 न्यूटन, और इसका क्या लेंथ है? 200। तो यहाँ पे हो जाएगा 100 प्लस 200। सम ऑफ पैरेलल साइड्स इज 100 प्लस 200 टाइम्स ऑफ h। h इज दिस। तो ये इसका कितना हो गया? 30 माइनस 15। सो ये हो गया 30 माइनस 15। समझ आ गया ना? h, दिस इज द हाइट ऑफ ट्रेपेजियम। इसको ऐसे रख दो, आप इसको थोड़ा सा रोटेट कर दो 90 डिग्री से, तब आपको समझ आएगा कि ये हाइट है और ये है पैरेलल साइड्स। ओके, सो यहां से A2 हो जाएगा हाफ इंटू 100 प्लस 200 कितना हो गया? 300, एंड 30 माइनस 15 कितना हो गया? 15 हो गया। ओके, इसको सॉल्व कर दोगे तो आ जाएगा 115 टू 15, तो ये हो जाएगा 2250 जूल। हाँ, तो A1 आ चुका है 3000, A2 आ चुका है 2250। तो टोटल एरिया अंडर द कर्व कितना हो जाएगा मेरे भाई? ये हो जाएगा टोटल एरिया इज इक्वल टू A1 प्लस A2। A1 इज 3000, A2 इज 2250, ये हो जाएगा 5250 जूल। एंड दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। है क्या ऑप्शन हमारे पास? ऑप्शन 3। परफेक्ट, आसान, वेरी 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 सिंपल यार। इससे सिंपल कुछ हो नहीं सकता मेरे हिसाब से। तो वैसे देख के तो क्वेश्चन हमें डर लग सकता है, बिकॉज हमें समझ नहीं आता पहले कि अरे हो क्या रहा है यहाँ पे, लेकिन जब हम इसको ग्राफ के फॉर्म में तोड़ते हैं तो अरे समझ आ जाता है। समझ आ गया आपको? एक एग्जांपल यार दूसरा के दे देता हूँ आपको, कि आप अपने एवेंजर्स देखिए क्या, एवेंजर्स एंड गेम या एवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर, कोई भी एवेंजर की मूवी, मतलब मार्वल की कोई भी मूवी होती है, उसमें भैया 25 30 50 कैरेक्टर्स आ जाते हैं। ठीक है, अगर आप लिख के, मतलब जो लिखा हुआ है उसकी स्क्रिप्ट पढ़ोगे तो शायद आपका दिमाग खराब होगा कि अरे हो क्या रहा है यहाँ पे। लेकिन जब आप मूवी देखते हो तो 2.5 या 3 घंटे में आप एक बार भी मूवी देखोगे ना, तो सब कुछ आपको याद रहेगा कि यार आयरन मैन का क्या रोल था, कैप्टन अमेरिका का क्या रोल था, वांडा का क्या रोल था, थैनोस का क्या रोल था, सब कुछ आपका क्लियर हो जाता है, बिकॉज वो है एक विजुअल फॉर्म में। विजुअल्स जब दिखते हैं तब अलग ही मजा होता है। बहुत कम टाइम में, बहुत कम वर्ड्स में सारी चीजें समझ आ जाती है, जैसे हमें यहाँ पे समझ आ गया है। ओके, परफेक्ट। A box of mass 1 kg is pulled on a horizontal plane for a distance। 1 मिनट यार, थोड़ा सा देखता हूं मैं कंफर्मेशन। ओके, कोई ना। A box of mass 1 kg is pulled on a horizontal plane for a distance of 1 meter by a force of 8 Newton. After being pulled, the box is raised vertically to a height of 2 meter. The net work done on the box will be what? दिखा लो, सबसे पहले निकालो ये क्या हो रहा है यहाँ पे। ठीक है, ये है हमारा हॉरिजॉन्टल फ्लोर,
यहाँ पे ये 1 kg का ब्लॉक है, ठीक है। इसको हम क्या कर रहे हैं, 8 न्यूटन का फोर्स लगा के पुश कर रहे हैं एंड दिस ब्लॉक मूव्स बाय अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो ये x इज इक्वल टू 1 मीटर हो गया, करेक्ट है ना। होप समझ आ रहा है आपको। तो यहाँ से यहाँ तक चलते हुए आ गया और यहाँ पे आ गया 1 मीटर चलने के बाद। तो इतने पार्ट में वर्क डन कितना हो गया यार, निकाल लो। तो वर्क डन व्हेन हॉरिजॉन्टल फोर्स इज अप्लाइड, इसको मैं WH बोलूंगा। तो F टाइम्स x कांस्टेंट फोर्स है, तो Fx लगा सकते हैं हम लोग। ये हो जाएगा 8 टाइम्स 1 इज इक्वल टू 8 जूल, ठीक है। उसके बाद अब द बॉक्स इज रेज्ड वर्टिकली टू अ हाइट ऑफ 2 मीटर। इसको हम अब क्या कर रहे हैं, ऊपर की तरफ रेज कर रहे हैं इसे। y इज इक्वल टू 2 मीटर, ठीक है। यहाँ पे भी x इज इक्वल टू 1 मीटर था। तो ये अब ऊपर जाएगा और यहाँ पे कहीं पे तो आ जाएगा ये 1 kg का ब्लॉक, ठीक है। अब आप मुझे एक बात बताइए, यहाँ पे फोर्स तो दे नहीं रखा, तो हम कैसे बोलेंगे कि कितना फोर्स है ऊपर की तरफ। अरे मेरे भाई, अगर इसको हमें ऊपर उठाना है एंड हम मान के चल सकते हैं कि हम मिनिमम फोर्स से उठा रहे हैं, मतलब वी आर नॉट एक्सेलरेटिंग इट, वी आर रेजिंग इट वेरी वेरी स्लोली। और अगर वेरी वेरी स्लोली रेस करना है तो बस इसका जो वेट है उसके जस्ट थोड़ा, मतलब और उसके जस्ट बराबर ही आप लगा सकते हो, ठीक है। सो बेसिकली हमें ऊपर की तरफ कितना फोर्स लगाना है मेरे भाई, तो ये हो जाएगा 1 टाइम्स g, मास टाइम्स g। तो यहाँ पे ये फोर्स हो जाएगा 10 न्यूटन। सो इसका मतलब है कि ऊपर के डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है 10 न्यूटन एंड इसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है y इज इक्वल टू 2 मीटर। सो दैट मींस वर्क डन ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन, वर्क डन ड्यूरिंग वर्टिकल मोशन को मैंने WV बोल दिया है, तो ये F दैट इज 10 टाइम्स ऑफ y दैट इज 2, तो ये हो जाएगा 20 जूल। अब क्या करना है हमें, नेट वर्क डन ऑन द बॉक्स, मतलब WH प्लस WV, हॉरिजॉन्टल मोशन में वर्क डन, वर्टिकल मोशन में वर्क डन, टोटल निकालना है। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ W टोटल ये हो जाएगा WH प्लस WV, तो ये 8 प्लस 20, तो यहाँ पे W टोटल हो जाता है 28 जूल एंड देयरफॉर ऑप्शन बी हैज टू बी करेक्ट। ऑप्शन बी, क्या मुश्किल है इसमें, कुछ भी मुश्किल नहीं मैं तो कहूँगा। ओके, कितने क्वेश्चन बचे यार, 3 और क्वेश्चन बचे, फटाफट हो जाएगा। आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट्स फ्रॉम द फॉलोइंग, ये तो कंसेप्चुअल है, ये तो 2 मिनट में हो जाएगा मतलब। ठीक है, वर्क डन बाय अ मैन इन लिफ्टिंग अ बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय मींस ऑफ अ रोप टाइड टू अ बकेट इज नेगेटिव। सोचिए जरा, अब क्या करें हम लोग, वर्क डन बाय द मैन इन पुलिंग द बकेट आउट। बकेट है नीचे, उसको हम ले आ रहे हैं ऊपर, तो इसका डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे है, ऊपर की तरफ, और हम बकेट पे फोर्स कहाँ पे लगा रहे हैं, ऊपर की तरफ। तो F इज ऑल्सो अपवर्ड्स, X इज ऑल्सो अपवर्ड्स, तो Fx विल बी पॉजिटिव, राइट। पॉजिटिव पॉजिटिव का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा पॉजिटिव। सो दैट मीन्स ये जो है इनका कहना कि वर्क डन बाय दिस मैन इज नेगेटिव, ये इन्होंने गलत कह दिया है, गलती कर दी इन्होंने। ऑप्शन ए तो गलत है, और शुड आई से स्टेटमेंट ए तो गलत है। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्क डन बाय ग्रेविटेशनल फोर्स इन लिफ्टिंग द बकेट आउट ऑफ अ वेल बाय रोप टाइड टू द बकेट इज नेगेटिव। अब एक बात बताइए, बकेट जा रही है ऊपर, ग्रेविटेशन फोर्स बकेट पे कहां लग रहा है, नीचे की तरफ। यस, W क्या होता है, Fx, तो F इज इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन, सॉरी F इज डाउनवर्ड डायरेक्शन, X इज इन द अपवर्ड डायरेक्शन, तो अपोजिट साइन के है। सो इसका मतलब वर्क डन बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स, बाय द ग्रेविटेशनल फोर्स यहां पे लिखा हुआ है ना, सो ग्रेविटेशनल फोर्स लिखने की वजह से वर्क डन विल बी नेगेटिव एंड दैट मींस स्टेटमेंट बी इज करेक्ट। ओके, अब स्टेटमेंट सी देखते हैं, वर्क डन बाय फ्रिक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग डाउन एन इंक्लाइंड प्लेन इज पॉजिटिव। अब एक बात मुझे बताइए, अगर हमारे पास ऐसा है, यह है इंक्लाइंड प्लेन, अगर बॉडी स्लाइड कर रही है, स्लाइड कर रही है, तो इसका क्या मतलब हो गया, इसका x डिस्प्लेसमेंट इज डाउन द इंक्लाइन। लेकिन स्लाइडिंग जैसे ही बोलते हैं हम लोग, तो इट इज अगेंस्ट, मतलब जब फ्रिक्शन विल बी एक्टिंग अगेंस्ट स्लाइडिंग। सो इसका मतलब यहां पे ये हो गया ना कि हम फ्रिक्शन जो है, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है वो पीछे की तरफ लगेगा। समझ आया आपको? द ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन। जब जैसे हम कहते हैं स्लाइडिंग डाउन द इंक्लाइन, कहते हैं ना स्लाइडिंग बोलते हैं हम लोग, तो हम बोल देंगे कि काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ स्लाइडिंग। सो दैट मींस ये जो है
फ्रिक्शन इज इज अप द इंक्लाइन, डिस्प्लेसमेंट इज डाउन द इंक्लाइन, तो अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, सो वर्क डन बाय द फ्रिक्शन विल बी नेगेटिव एंड देयरफॉर वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हैज टू बी नेगेटिव नॉट पॉजिटिव। तो यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव लिख दिया ना, तो उस वजह से ये स्टेटमेंट गलत हो गया। समझ आ रहा है ना आपको, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन हैज टू बी नेगेटिव, यहाँ पे इन्होंने पॉजिटिव लिखा है, इस वजह से स्टेटमेंट सी इज रॉन्ग। ओके, स्टेटमेंट डी को देखते हैं हम लोग। वर्क डन बाय एन अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इज 0। अब एक बात बताइए मुझे, रफ सरफेस है, रफ सरफेस पे बॉडी स्लाइड कर रही है, ठीक है, अरे क्या हो रहा है, रफ सरफेस पे, यह है रफ सरफेस, ठीक है, इसके ऊपर बॉडी स्लाइड कर रही है। स्लाइडिंग जैसे ही बोलते हैं हम लोग, यहां पे देखिए स्लाइडिंग जैसे ही बोलते हैं हम लोग, तो फ्रिक्शन जो है इट एक्ट्स अपोजिट, ये जो है काइनेटिक फ्रिक्शन एक्ट्स अपोजिट, बट वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट काइनेटिक फ्रिक्शन हियर, वी आर टॉकिंग अबाउट अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल जो अप्लाइड फोर्स हम करते हैं जिसकी वजह से द बॉडी मेंटेन्स इट्स यूनिफॉर्म वेलोसिटी। जैसे हमने इंजन के केस में बोला था ना, बस कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती है, क्यों चलती है डिस्पाइट फ्रिक्शन, इट इज बिकॉज वर्क डन बाय द इंजन, दैट इज अप्लाइड फोर्स। सो हम बात कर रहे हैं ये येलो वाले की, ये अप्लाइड फोर्स की बात कर रहे हैं, वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट फ्रिक्शन इन स्टेटमेंट डी। सो यहाँ पे देखिए अप्लाइड फोर्स इज इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, डिस्प्लेसमेंट इज आल्सो इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो F और X, F टाइम्स X हो जाएगा पॉजिटिव, सो दैट मींस वर्क डन बाय द अप्लाइड फोर्स ऑन अ बॉडी मूविंग ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल प्लेन विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ये तो जीरो नहीं है यार, दिस इज पॉजिटिव, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट तो है, डिस्प्लेसमेंट इज नॉन जीरो, F इज आल्सो नॉन जीरो, सो इसका मतलब है ना कि ये गलत है, इट कैनॉट बी जीरो, इट हैज टू बी सम नॉन जीरो पॉजिटिव वैल्यू। ओके ओके, तो वर्क डन बाय एयर रेजिस्टेंस ऑन एन ऑसिलेटिंग पेंडुलम इज नेगेटिव, ये तो हमें पता है यार। देखिए एयर रेजिस्टेंस जो होता है ना, इट इज काइनेटिक फ्रिक्शन, ये काइनेटिक फ्रिक्शन बोलना यहाँ पे सही नहीं रहेगा, क्योंकि फ्लूइड डायनामिक्स में काइनेटिक स्टैटिक फंडे ये नहीं लगते, बट इतना आप समझिए कि क्या हो रहा है, धीरे 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 बिकॉज ऑफ द ड्रैग, बिकॉज ऑफ द एयर रेजिस्टेंस वी आर लूजिंग आवर वेलोसिटी। थमने लग जाता ना, अगर हम उसको कंटिन्यूसली पावर नहीं करेंगे, ऐसे ऐसे मैं झूला रहा हूँ इसे, या फिर पंखे को आप बोल दीजिए, पंखे का अगर स्विच मैंने बंद कर दिया तो रुक जाता है, क्यों, एयर रेजिस्टेंस, एयर रेजिस्टेंस की वजह से स्लो डाउन कर रहा है, स्लो डाउन करने का मतलब है वर्क डन इज नेगेटिव, सो दैट मींस ये तो सही स्टेटमेंट है, ये बिल्कुल सही है स्टेटमेंट, एंड ऑलवेज रिमेंबर दिस, वर्क डन बाय द एयर रेजिस्टेंस इज नेगेटिव। ओके, सो यहां से हम कह सकते हैं कि आप पूछा उन्होंने चूज द करेक्ट आंसर, तो ऑप्शंस क्या क्या है यार यहाँ पे, तो बी एंड ई आर करेक्ट स्टेटमेंट्स, सो दैट मींस ऑप्शन डी हैज टू बी करेक्ट। Statement B and statement E are the only correct statements, so that's why option D is correct. समझ आया आपको? I hope समझ आ गया होगा। ओके, अब वैसे आखिरी क्वेश्चन है यार, ये सेकंड लास्ट नहीं है, आखिरी क्वेश्चन है। ठीक है, a particle of mass 500 gram is moving in a straight line with velocity v is equal to b x raised to 5/2. The work done by the net force during its displacement from x is equal to 0 to x is equal to 4 meter is what? Take b is equal to 0.25 meter raised to minus 3/2 second raised to minus 1, मतलब ये कोई यूनिट है इस कांस्टेंट b का, ठीक है। अब स्मार्ट अप्रोच क्या है, हमें पता है, हमें पता है हम क्या करते आ रहे हैं अभी तक, हम बोलते थे स्मार्ट अप्रोच में, बताता हूं आपको, हम बोलते थे w is equal to इंटीग्रल f dx, राइट, हमारे पास v दे रखा है, ठीक है, तो अब मैं क्या करूंगा ना, v इज इक्वल टू b एक्स रेज टू 5/2 ये दे रखा है, तो मैं एक्सेलरेशन यहां से निकाल लूंगा, a इज इक्वल टू v dv बाई dx, राइट। अब यहां पे v का वैल्यू क्या है, v तो हम देख पा रहे हैं b एक्स रेज टू 5/2 है, तो ये लिख दीजिए b एक्स रेज टू 5/2, v का वैसे ही लिख दिया हमने, और dv बाई dx, अब ये इसको डिफरेंशिएट कर दीजिए आप, तो ये क्या हो जाएगा, यहां से हो जाएगा 5b/2 टाइम्स x रेज टू 5/2 माइनस 1, दैट मीन्स x रेज टू 3/2, सो यहां से एक्सेलरेशन आ जाएगा 5b²/2 x रेज टू 3/2 टाइम्स x रेज टू 5/2, तो ये हो जाएगा x रेज टू 8/2 मतलब x रेज टू 4, तो ये एक्सेलरेशन यहां से हो जाता है 5b²/2 टाइम्स ऑफ x रेज टू 4। समझ आ गया आपको? अब ये एक्सेलरेशन आ चुका है, अब फोर्स निकालना है, तो मैं क्या करूंगा, F इज इक्वल टू मास टाइम्स ऑफ एक्सेलरेशन, एंड मास दे रखा है क्या हमें पास, मास भी दे रखा है 500 ग्राम, तो यहाँ पे मैं बोल दूंगा m इज इक्वल टू 0.5 kg,
ठीक है। सो मैं m इज इक्वल टू हाफ डाल दूंगा, 0.5 मतलब हाफ। तो यहां से मैं बोल दूंगा कि ये हो जाएगा 5b²/4 टाइम्स x⁴। मैंने एकदम इसको ऐसा यूनिट में रखने की कोशिश करी है, ठीक है। फोर्स आ चुका है हमारे पास, एंड अब हमें क्या करना है, w निकालना है, तो इंटीग्रल f dx करना है। क्लियर है? हाँ, अब इसको हम यहाँ पे डाल देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा w, आपको दिख रहा है ना? आई होप ये दिख रहा है आपको, वरना ऐसा ना हो जाए कि आपको दिख ना रहा हो। तो ठीक है, आई होप दिख रहा है यहाँ पे, कूल। तो अब f की वैल्यू ये डाल दीजिए, 5b²/4 x⁴ dx, एंड x कहां से कहां जा रहा है, x = 0 से x = 4 जा रहा है। तो ये हो जाएंगी लिमिट्स। ओके, परफेक्ट परफेक्ट। तो यहाँ इसको थोड़ा ऊपर हटा लो अभी के लिए, ठीक है। तो यहाँ से w हो जाएगा x⁴, ये तो ये देखो ये कांस्टेंट है, 5b²/4 ये कांस्टेंट है, तो इसको बाहर निकाल लो, तो 5b²/4। अब इंटीग्रल x⁴ dx, ये क्या हो जाएगा, x⁵/5 हो जाएगा, x⁵/5 हो जाएगा, एंड x वैरीज फ्रॉम 0 to 4, ठीक है। अब थोड़ा सा स्पेस कम है ना, तो आई विल सॉल्व इट थोड़ा सा फटाफट, ठीक है। 4:5 डाल दूंगा मैं डायरेक्टली। 4:5 मतलब क्या हो गया, करते हैं सॉल्व करते हैं आराम से, डोंट वरी। एंड हाँ, बाय द वे b² जो है, अब ये b = 0.25 है ना, तो b को मैं 1/4 भी लिख सकता हूं मैं। अभी यहाँ पे बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे मैं लिखूंगा एक और स्टेप हो जाएगी, तो स्पेस कम बचेगा, इस वजह से यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ। ओके, तो अगर b = 1/4, तो b² हो जाएगा 1/16, ठीक है। b² हो जाएगा 1/16, तो हम b² की जगह पे डाल देंगे 1/16, तो 5 टाइम्स ऑफ 1/16 डिवाइडेड बाय 4। तो यहाँ पे ये हो जाएगा w = 5 टाइम्स 1/16/4, ये हो जाएगा 5/64, राइट, टाइम्स ऑफ 4⁵/5। यहां से 5 और 5 कट गया, तो अब यहाँ पे क्या बच रहा है, 4:5 डिवाइडेड बाय 64। अब 4:5 आपको अब तो सॉल्व करना पड़ेगा, थोड़ा सा तो सॉल्व करो यार। 4 × 4 16, 16 × 4 64, ठीक है। हाँ, अरे 64 डिवाइड बाय 64 भी तो कर रहे हैं हम लोग। तो इसको एक काम कर दीजिए आप, 4³ × 4²/64 ऐसे लिख दीजिए आप, ठीक है। 4³ × 4²/64, मतलब जुगाड़ है थोड़ा सा। मैं पूरा 4:5 सॉल्व करने से अच्छा है मैंने थोड़ा इसको तोड़ के लिख दिया। अब 4³ क्या है, 4 × 4 × 4 विच इज 64। तो 64 जो है डिनोमिनेटर से कट जाएगा, तो बचेगा बस हमारे पास w = 16 जूल, एंड देयरफॉर ऑप्शन डी हैज टू बी करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। मुश्किल नहीं था, आसान ही था, वैसे तो ये आसान ही था, एंड दिस इज द स्मार्ट अप्रोच, ठीक है। लेकिन इससे भी एक स्मार्ट, इससे भी ज्यादा स्मार्ट, एक सुपर स्मार्ट अप्रोच भी है हमारे पास। अभी हमारे पास उसका नॉलेज नहीं है, तो उस वजह से अभी बताना सही नहीं रहेगा, क्योंकि उसमें वर्क एनर्जी थ्योरम का फंडा लगता है। बट आपको मैं बता देता हूं, अभी के लिए बता दे रहा हूं। अगर आपको नहीं समझ आया तो डोंट वरी अबाउट इट, क्योंकि वो हम अगले लेक्चर में कवर करेंगे। दिस इज लाइक पोस्ट क्रेडिट सीन। अब जो मैं यहाँ पे सॉल्व करूंगा ना सुपर स्मार्ट अप्रोच में, दिस इज द पोस्ट क्रेडिट सीन। ये लेक्चर यहाँ पे खत्म हो चुका है, लेकिन अब अगले मूवी में क्या आएगा वो बताने के लिए यहाँ पे एक नमूना दिखा देता हूं। जिन्होंने अगली मूवी देखी है, वेल एंड गुड, ठीक है। लेकिन जिन्होंने नहीं देखी उनके लिए पोस्ट क्रेडिट सीन की तरह काम करेगा, ठीक है। तो मैं बता देता हूं ज्यादा टाइम वेस्ट किए बिना कि वर्क एनर्जी थ्योरम ये कहता है कि नेट वर्क डन इज इक्वल टू द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। अब काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, इट इज इक्वल टू हाफ mv², वेयर v इज द वेलोसिटी ऑफ द बॉडी और v इज द स्पीड ऑफ द बॉडी, ठीक है। अब v वेलोसिटी हो, मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी बोलो या स्पीड बोलो, इवेंचुअली फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि v² इवेंचुअली स्केलर ही होता है, तो दैट इज वन एंड द सेम व्हेन वी टॉक अबाउट काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। v को आप मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी भी बोल सकते हो, v को आप स्पीड भी बोल सकते हो, इट्स वन एंड द सेम। ओके, तो नेटवर्क डन अब हमको निकालना है। हमें क्या पूछा है, नेटवर्क डन बाय द फोर्स, ये निकालना है ना हमें। सो हम क्या करेंगे, w नेट को किसी और कलर में लिख देता हूं मैं, ठीक है। कौन सा कलर लूं मैं, ऑरेंज। सुपर स्मार्ट के लिए ऑरेंज कलर लेते हैं हम लोग, ठीक है। तो w नेट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, दैट इज काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, ke फाइनल माइनस ke
इनिशियल। अब फाइनल के मतलब हम क्या कर रहे हैं, एट x इज इक्वल टू 4 मीटर। जब x इज इक्वल टू 4 मीटर हो जाता है तब काइनेटिक एनर्जी कैसे क्या है हम कैसे पता करेंगे? तो इसके लिए मैं बोल दूंगा सिंपली हाफ m v फाइनल स्क्वायर, where vf is the speed at x is equal to 4, ठीक है, माइनस के इनिशियल, ये हो जाएगा हाफ m vi स्क्वायर, where vi is the kinetic energy at x is equal to 0। अब आप बोलोगे भैया vf vi कैसे निकालेंगे हम लोग? अरे मेरे भाई आप सिंपली x is equal to 0 यहाँ पे डालोगे, यहाँ पे आप x is equal to 0 डालोगे तो v भी आ जाएगा, एंड x is equal to 4 डालोगे तब भी v आ जाएगा। समझ आ रहा है आपको? सो बेसिकली यहाँ पे मैं लिख के दिखा देता हूं मैं, v is equal to b x raised to 5/2, ठीक है, फॉर x is equal to 0 vi इनिशियल वेलोसिटी हो जाएगा 0, राइट, एंड फॉर x इज इक्वल टू क्या 4, फॉर x इज इक्वल टू 4 vf, ये क्या हो जाएगा b टाइम्स ऑफ 4 raised to 5/2, b टाइम्स ऑफ 4 raised to 5/2। अब ये क्या हो जाएगा, 4 इज 2 स्क्वायर, तो 2 स्क्वायर इंटू 5/2 तो हो जाएगा 2 raised to 5, तो ये हो जाएगा b टाइम्स ऑफ 2 raised to 5। 2 raised to 5 क्या होता है 32, बेसिकली ये हो रहा है 32b, ओके, एंड b का वैल्यू क्या है 0.25, 0.25 को मैंने क्या बोला था 1/4, तो 32 इंटू 1/4 क्या हो जाएगा 8। आहा परफेक्टो। तो हमारे पास इनिशियल वेलोसिटी आ चुकी है 0, फाइनल वेलोसिटी आ चुकी है 8 मीटर पर सेकेंड। तो अब इसमें ये वैल्यूज डाल दो, आपको नेटवर्क डन मिल जाएगा इन जस्ट 1 स्टेप। दिखा देते हैं आपको। तो m/2 को कॉमन निकाल सकते हो, यहाँ पे m/2 यहाँ पे m/2, तो m/2 को कॉमन ले लो, तो vf स्क्वायर क्या है यार 8 स्क्वायर, एंड vi स्क्वायर क्या है 0। अरे यार पेन ही गिर गया मेरा। vf इज 8, तो vf स्क्वायर हो जाएगा 8 स्क्वायर, vi इज 0, तो vi स्क्वायर हो जाएगा 0 स्क्वायर, ओके। और m का वैल्यू क्या है यार, m का वैल्यू है 0.5 kg, तो ये डाल दो यार यहाँ पे 0.5/2, ये क्या हो जाएगा 0.25, तो ये हो जाएगा 0.25, m/2 इज 0.25 एंड 8 स्क्वायर हो जाएगा 64। अब 0.25 को हम क्या बोलते हैं 1/4, तो 64 इंटू 1/4 हो जाएगा 16। एंड दैट मीन्स ऑप्शन डी इज करेक्ट। जैसे हमने यहाँ पे भी निकाला था वही आंसर यहाँ पे भी आ रहा है, बस डिफरेंस इतना है कि वर्क एनर्जी थ्योरम पता होने की वजह से आपके जो एफर्ट्स जो है ना बहुत कम हो चुके हैं। इट्स अ सिंगल स्टेप फॉर्मूला, इट्स अ सिंगल स्टेप सॉल्यूशन व्हेन वी यूज वर्क एनर्जी थ्योरम। लेकिन अगर आप फंडामेंटल्स में जाके करते हो तो ये देखिए, अरे भाई साहब v को आपको a में कन्वर्ट करना पड़ेगा, a से आपको f निकालना पड़ेगा, फिर f dx का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा फ्रॉम 0 to 4। मुश्किल है, मतलब मुश्किल नहीं, आसान है लेकिन लेंदी है। तो समझ आ रहा है आपको, ये वर्क एनर्जी थ्योरम जो बोलते हैं या फिर लॉ ऑफ एनर्जी कंजर्वेशन, ये सारी जो चीजें होते हैं ना बेसिक सी है, सिंपल सी है, बस हमारे स्टेप्स हमारे एफर्ट्स कम कर देते हैं, बट इवेंचुअली इजी ही है। समझ आ रहा है आपको? सो इस तरह से आपको फिजिक्स पढ़नी है यार, बिल्ड ऑन द फाउंडेशंस, मतलब पुरानी चीजें नहीं भूलनी। अगर आपने वर्क एनर्जी थ्योरम पढ़ना शुरू कर दिया तो ये ना भूलना सनम, इसको भी दिमाग में रखना है, इसे भी दिमाग में रखना है, क्योंकि ये है फंडामेंटल्स, ओके। चलिए यार, तो अब हमने क्वेश्चंस तो ढेर सारे कर दिए, इसके बाद हम एनर्जी के फंडे को समझते हैं। वर्क वाला पार्ट हो चुका है, इसके बाद आएगा एनर्जी, मतलब हम काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, फिर वर्क एनर्जी थ्योरम, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, ये समझेंगे। उसके बाद पावर का थोड़ा बहुत पढ़ के हम वर्क एनर्जी पावर वाले चैप्टर को क्लोज कर देंगे, ठीक है। टिल देन आई होप दैट यू लर्न ऑल दिस थिंग्स एंड कंप्रीहेंड देम टू द बेस्ट ऑफ योर एबिलिटीज, ठीक है। देखिए तुरंत नहीं समझ आएगा, आपको प्रैक्टिस करते रहनी पड़ेगी। 50% भी समझ आ गया तो यू आर गुड टू गो। स्टार्ट सॉल्विंग द क्वेश्चंस, स्टार्ट सॉल्विंग PYQs फ्रॉम एनी बुक। आपके पास कोई दिशा पब्लिकेशन की होगी या आपके पास अरिहंत की होगी, मतलब बहुत सारे किताबें हैं, आप जो PW की भी होगी, आपको जिस बुक से करना है आप कर दो यार, ठीक है। PYQs इवेंचुअली PYQs ही है, इवन ऑनलाइन भी मिल जा रहा है, आपको बुक भी लेने की जरूरत नहीं है, बट प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। ओके, बुक लेने से फायदा ये होता है कि आपको अगर सोल्यूशन देखना तो ऑनलाइन जब लैपटॉप पे देखते हो यार रिफ्रेश करो, उस पे जाओ, फिर वापस आना, मतलब टाइम वेस्ट होता है। वही किताबों में हम
पन्नों को पलटने में हार्डली मुश्किल से आधा सेकंड लगता है। सो किताबों को लेने का वो फायदा है बस। ओके, चलिए सी यू सून एंड हैप्पी लर्निंग।